आप उससे हमें माफी दिलवा दे और बस। ये हकीकत है कि मेरे बेटे ने उसके कारोबार की मुखबिरी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद हमें उससे माफी दिलवा दे। हम जल्द से जल्द अपना मकान और अपनी दुकान फरोख्त करके किसी और इलाके में चले जाएंगे। शम्स ने कहा, लेकिन इसके लिए भी तो उसके घर जाना पड़ेगा। टाइगर ने कहा, नहीं, किसी तरह उसे यहाँ बुलवा ले और मुझे माफी दिलवा दे। मैं अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए उसके पैरों पर सर रखने के लिए तैयार हूँ। शम्स ने कहा, ठीक है, आइए। टाइगर ने कहा और उठ खड़ा हुआ। शम्स भी खड़ा हो गया। आइए मैनेजर के पास चलते हैं और उससे कहकर जिम्मी को वहीं बुलवा लेंगे और फिर वहीं सारी बात होगी। टाइगर ने कहा और शम्स ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद टाइगर मैनेजर टोनी के ऑफिस में दाखिल हुआ तो टोनी बेख्तियार उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वो टाइगर का दोस्त था और टाइगर अक्सर उसके पास आता जाता रहता था। लेकिन उसने जब टाइगर के पीछे शम्स को अंदर दाखिल होते देखा तो उसने होंठ भींच लिए। तुम फिर आ गए हो। मैंने तुम्हें कहा है कि मैं अपने स्टाफ के मामलात में दखल नहीं दिया करता। टोनी ने शम्स से मुखातिब होकर सख्त लहजे में कहा, ये मेरे साथ आए हैं, बैठिए शम्स साहब। टाइगर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे साथ? मगर टोनी ने गड़बड़ाकर कहा, जिम्मी को उसके घर से यहाँ बुलवाओ, अभी और इसी वक्त। टाइगर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जबकि शम्स भी दबे अंदाज में एक तरफ बैठ गया था। टाइगर, तुम कल्बों के मामलात को अच्छी तरह जानते हो, इसलिए। टोनी ने भी कुर्सी पर बैठकर एहतजाजन कुछ कहना चाहा। मैंने जो कहा है टोनी वो करो, वरना तुम जानते हो कि ना तुम रहोगे और ना तुम्हारा क्लब और ना ही जिम्मी, समझे? बुलाओ उसे। टाइगर ने उसकी बात काटते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा तो शम्स इंतहाई हैरत भरे अंदाज में टाइगर की तरफ देखने लगा। उसे शायद ये तस्वुर ही न था कि टाइगर इतने बड़े बदमाश से इस अंदाज में भी बात कर सकता है। और टोनी ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। जिमी को उसके घर से बुला लाओ, उसे साथ ले आना, उसे कहना कि इंतहाई जरूरी और फौरी नौयत का काम है, जल्दी ले आओ उसे। टोनी ने तेज लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। इन साहब के साथ जिम्मी ने जो कुछ किया है या करना चाहता है वो क्लब का मामला नहीं है टाइगर, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि क्लब में कोई हंगामा खड़ा करूं, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मैं उसे समझा दूंगा, वो आइंदा इन्हें परेशान नहीं करेगा। टोनी ने कहा, उसे आ लेने दो, फिर बात होगी। टाइगर ने उसी तरह सर्द लहजे में जवाब दिया। तुम क्या पीना पसंद करोगे? टोनी ने कहा, अभी कुछ नहीं, हमने हॉल में हॉट कॉफी पी है। टाइगर ने कहा, जनाब मैं जिम्मी साहब से हर तरह से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। शम्स ने गिड़गिड़ाते हुए लहजे में कहा, आप खामोश रहे, आपने जो कुछ करना है वो मुझे मालूम है। टाइगर ने कहा तो शम्स होंठ भींचकर खामोश हो गया और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाजा खुला और जिम्मी अंदर दाखिल हुआ। वो खासे भारी लेकिन वर्जिशी जिस्म का मालिक था। चेहरे पर खबासत और शैतानियत नुमाया नजर आ रही थी। उसने पतलून और शर्ट पहनी हुई थी। ऑफिस में दाखिल होकर जब उसकी नजरें शम्स पर पड़ी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। तुम यहाँ? जिम्मी ने इंतहाई सख्त लहजे में शम्स से कहा। जिम्मी, तुम मुझे जानते हो? टाइगर ने कहा तो जिम्मी ने चौंक कर टाइगर की तरफ देखा। जी हाँ, जानता हूँ, आप बॉस के दोस्त हैं और मैं आपको। जिम्मी ने कहना शुरू किया, तुमने शम्स साहब के बेटे को जख्मी किया है और अब तुमने उन्हें धमकी दी है कि तुम उनकी बेटी को अगवा करके ऐसे लोगों के पास भिजवा दोगे जो उरिया फिल्में बनाते हैं, क्यों? टाइगर ने सख्त लहजे में कहा, हाँ मैंने कहा है और मैं ऐसा ही करूंगा। इन लोगों ने मेरे भाई के खिलाफ मुखबिरी की है, अब मैं इनका इबरतनाक अंजाम करूंगा। जिम्मी ने गुर्राते हुए लहजे में जवाब दिया। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ जनाब। शम्स ने रो देने वाले लहजे में कहा, नहीं, अब किसी माफी का कोई सवाल ही नहीं है, अब तो ऐसा ही होगा। बॉस, आपने मुझे बुलाया है। जिम्मी ने बड़े अकड़े हुए लहजे में पहले शम्स को जवाब दिया और फिर टोनी की तरफ मुतवज्जे हो गया। जिम्मी, टाइगर मेरा दोस्त है और इसके अलावा इसके हाथ भी बेहद लंबे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी चक्कर में फंसो, इसलिए बेहतर है कि तुम इन साहब को माफ कर दो। टोनी ने कहा, बॉस, ये मामला मेरा जाती है, मैंने उस इलाके में जिंदा रहना है, इसलिए ये कैसे हो सकता है कि इनको कोई इबरतनाक सबक न सिखाया जाए। जहाँ तक टाइगर साहब का ताल्लुक है तो मुझे इनके बारे में बहुत कुछ मालूम है, लेकिन इन्हें भी यकीनन मालूम होगा कि जिम्मी सिर्फ सुपरवाइजर ही नहीं। जिम्मी ने उसी तरह अकड़े हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा, क्या तुम उन लोगों को जानते हो जो ऐसी फिल्में बनाते हैं? टाइगर ने कहा, ऐसे लोगों को बराह रास्त तो नहीं जानता, लेकिन ऐसे लोगों को जरूर जानता हूँ जो उन्हें लड़कियां सप्लाई करते हैं। जिम्मी ने मुंह बनाते हुए कहा, कौन लोग हैं वो? टाइगर ने पूछा। मैं क्यों बताऊं? और बॉस, अब मैं जा रहा हूँ, जिम्मी ने कहा और एक बार फिर शम्स की तरफ जहरीली नजरों से देखकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। रुको जिम्मी, टाइगर ने कहा, लेकिन जिम्मी रुके बगैर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। शम्स का चेहरा बुरी तरह लटक गया था, शायद उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। ये उखड़ दिमाग आदमी है,
बहरहाल तुम फिक्र न करो, मैं उसे समझा दूंगा। टोनी ने कहा, ठीक है, इसे समझा लेना। आइए शम्स साहब, टाइगर ने उठते हुए इत्मीनान भरे लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शम्स ने टोनी को सलाम किया और फिर ढीले ढीले कदमों से टाइगर के पीछे ऑफिस से बाहर आ गया। शम्स साहब, घबराइए नहीं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आप सिर्फ मुझे अपना पता बता दे और घर जाइए। सुबह को आपको इत्तला मिल जाएगी कि आपका काम हो चुका है। टाइगर ने कहा, कैसा काम? शम्स ने चौंक कर पूछा। यही माफी वाला, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वो जिम्मी तो माश के आटे की तरह अकड़ा हुआ है। फिर शम्स ने कहा, इसकी आप फिक्र मत करें, उसके कसबल निकल जाएंगे और वो आपकी माफी को कबूल करेगा और आइंदा आपके खिलाफ कोई हरकत नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। टाइगर ने कहा तो शम्स के चेहरे पर पहली बार मसरत के तासुरात उभर आए। मैं आपका मशकूर हूँ, लेकिन ख्याल रखिएगा कि मेरे खानदान की इज्जत और जिंदगी आपके हाथों में है। शम्स ने कहा, मैं कौन होता हूँ किसी की इज्जत और जिंदगी का मुहाफिज? ये काम अल्लाह ताला का है, इसलिए आपने शुक्रिया उसका अदा करना है। टाइगर ने कहा। वो दोनों अब क्लब से बाहर आ चुके थे। फिर शम्स ने अपना पता बताया। टाइगर ने उस जिम्मी की दुकान का पता भी पूछा और फिर वो अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसने जिम्मी को इसलिए ऑफिस में कुछ न कहा था कि वो नहीं चाहता था कि शम्स के सामने कुछ हो। वो कार लेकर सीधा कैंट की तरफ बढ़ गया। कैंट वहां से काफी फासले पर था। थोड़ी देर बाद वो कैंट में पहुंच गया। उसने सबसे पहले वो दुकान देखी और फिर वो कार लेकर उस इलाके की तरफ बढ़ गया जहाँ जिम्मी का मकान था। उसने कार एक साइड पर रोकी और कार की फ्रंट सीट उठाकर उसने उसके नीचे मौजूद बॉक्स में से बेहोश करने वाली गैस का पिस्टल उठाया और बॉक्स बंद करके उसने पिस्टल का मैगजीन चेक किया और फिर पिस्टल को जेब में डालकर वो कार से उतरा और तेज तेज कदम उठाता उस मकान की तरफ बढ़ता चला गया। शम्स ने उस मकान की चंद ऐसी निशानियां उसे बताई थी कि उसे इस बारे में किसी से पूछने की जरूरत ही न पड़ी थी। मकान का दरवाजा बंद था। टाइगर कदम उठाता आगे बढ़ता चला गया और फिर चक्कर काटकर वो उसकी उगबी तरफ आया तो वो ये देखकर चौंक पड़ा कि उगबी तरफ भी एक खासी खुली गली थी। एक बड़ा सा फाटक उस गली में भी था। टाइगर समझ गया कि ये फाटक किसी खास माल को अंदर ले जाने के लिए खोला जाता होगा। उसने जेब से पिस्टल निकाला और उसका रुख अंदरूनी तरफ करके उसने ट्रिगर दबा दिया। ठक ठक की आवाजों के साथ ही एक के बाद दिगरे 4 कैप्सूल अंदर जा गिरे। तो टाइगर ने ट्रिगर से उंगली हटाई और पिस्टल को जेब में डालकर वो इत्मीनान भरे अंदाज में आगे बढ़ता चला गया। फिर वो कार की ड्राइविंग सीट पर जाकर कुछ देर बैठा रहा। जब उसके ख्याल के मुताबिक बेहोश कर देने वाली गैस के असरा हवा में गायब हो गए होंगे तो उसने कार स्टार्ट की और फिर वो उसे उस उगबी गली में ले आया। उसने कार फाटक के साथ खड़ी की और फिर बाहर निकलकर उसने जंप लगाया। एक लम्हे के लिए उसके पैर कार की छत पर नजर आए और दूसरे लम्हे वो फाटक के ऊपर से होता हुआ अंदर कूद चुका था। वो तेजी से आगे बढ़ता चला गया। काफी बड़ा मकान था। वहाँ सिर्फ 4 मर्द थे जिनमें जिम्मी भी था और कोई न था। ये चारों एक ही कमरे में मौजूद थे और ये सभी शक्ल व सूरत से छटे हुए बदमाश और गुंडे दिखाई दे रहे थे। टाइगर ने पूरा घर चेक किया लेकिन वहाँ उन चारों के अलावा और कोई आदमी मौजूद न था। चारों बेहोश पड़े हुए थे। टाइगर ने आगे बढ़कर जिम्मी को उठाकर कांधे पर लादा और तेजी से मुड़कर वापस उस फाटक की तरफ बढ़ता चला गया। उसने फाटक की छोटी खिड़की खोली और फिर सर बाहर निकालकर झांका। गली खाली थी। वो बाहर आ गया। उसने कार का उगबी दरवाजा खोला और जिम्मी को कार की उगबी सीटों के दरमियान ठूसा और फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो कैंट के इलाके से निकलकर वकास टाउन पहुंच गया जहाँ एक छोटी सी कोठी उसने इसलिए ले रखी थी कि किसी भी लम्हे वो उसे इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सके। ये कोठी उसने बाकायदा खरीदी थी और यहाँ उसका एक खास आदमी सैफ रहता था। इस कोठी में टाइगर ने अपने तौर पर काफी काम कर रखा था। कार फाटक के सामने रोककर उसने मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न दिया तो साइड फाटक खुला और एक लंबे कद का नौजवान बाहर आ गया। सैफ, फाटक खोलो, टाइगर ने कहा। अच्छा बॉस, सैफ ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया तो टाइगर कार अंदर ले गया। उसने कार पोर्च में रोकी और फिर दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। सैफ भी फाटक बंद करके वापस आ गया। उगबी सीटों के दरमियान एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। उसे उठाकर नीचे तहखाने में ले जाओ और रॉड्स में जकड़ दो। मैं एक फोन करके वहीं आ रहा हूँ, टाइगर ने सैफ से कहा। यस बॉस, सैफ ने जवाब दिया और टाइगर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। उस कोठी का एक कमरा उसने ऑफिस के तौर पर सजाया हुआ था। वो कभी कभार इस कोठी में आता था और जब आता था तो उस ऑफिस को खोलता था, वरना ये बंद ही पड़ा रहता था। अलबत्ता सैफ उसकी अंदरूनी सफाई कर दिया करता था। टाइगर ने ऑफिस खोला और अंदर दाखिल होकर वो मेज के पीछे कुर्सी पर बैठ गया। उसने रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रूटी बोल रहा हूँ। रास्ता कायम होते ही एक चीखती हुई से करक आवाज सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ रूटी, टाइगर ने कहा। ओ टाइगर, तुम कैसे फोन किया है? कोई हुक्म?
इस बार दूसरी तरफ से बोलने वाले के लहजे में नरमी आ गई थी। एक काम है तुम्हारे लिए, मुआवजा माकुल मिलेगा, बोलो करना है। टाइगर ने कहा। मुआवजा भी मिल रहा हो और काम भी तुम्हारा हो तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ, बोलो, रूडी ने कहा। कैंट के इलाके में एक वीडियो कैसेट्स की दुकान है, उसका नाम रेड लाइन है, उसका तफसीली पता मैं बता देता हूँ, टाइगर ने कहा और फिर उसका तफसीली पता बता दिया। ठीक है, मैं समझ गया, रूडी ने कहा। अपने आदमी लेकर जाओ और उस दुकान पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दो, उसके मालिक को गोलियों से उड़ा दो, किसी बेगुनाह आदमी को मरना नहीं चाहिए, टाइगर ने कहा। हो जाएगा। और रूडी ने कहा, अब एक मकान का पता भी सुन लो, ये भी उसी इलाके में है, टाइगर ने कहा और फिर उसने उस मकान का पता भी तफसील से बता दिया। ठीक है, मैं समझ गया, रूडी ने कहा। इस मकान में 3 आदमी बेहोश पड़े हुए हैं, उन्हें गोलियों से उड़ा दो और फिर उस मकान को भी आग लगा दो, इस तरह कि उसके अंदर मौजूद तमाम सामान जलकर राख हो जाए, टाइगर ने कहा। ये भी हो जाएगा। और कुछ, रूडी ने कहा। कितनी देर लगाओगे इन दोनों कामों में, टाइगर ने कहा। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, रूडी ने कहा। ठीक है, मैं 2 घंटे बाद तुम्हें फोन करूंगा, काम बेदाग अंदाज में होना चाहिए। अलबत्ता ये मैं तुम्हें बता दूं कि ये मकान सुपर क्लब के सुपरवाइजर जिम्मी का है और दुकान भी उसके भाई की है। अब बताओ, काम करोगे या नहीं, टाइगर ने कहा। काम क्यों नहीं करूंगा, जिम्मी की मेरे सामने क्या हैसियत है, रूडी ने जवाब दिया। ओके, मैं 2 घंटे बाद फोन करूंगा, टाइगर ने कहा, रिसीवर रख दिया। इमरान लोगों से पूछता हुआ थाने पहुंच गया। थाना एक छोटी सी इमारत में था। इमरान ने कार गेट के सामने रोकी और फिर जैसे ही वो नीचे उतरा, उसे थाने के अंदर से रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। वो चौंक कर खुले फाटक के अंदर देखने लगा, लेकिन वहाँ कुछ भी न था। इमरान अंदर दाखिल हुआ। अभी वो एक बरामदे के सामने ही पहुंचा था कि एक सिपाही तेजी से आगे बढ़ा और उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में इमरान को सैल्यूट किया। आइए जनाब, एसएचओ साहब अंदर मौजूद है जनाब, सिपाही ने कहा। क्या नाम है तुम्हारा, इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा नाम असलम है जनाब, सिपाही ने घबराए हुए लहजे में जवाब दिया। उसका चेहरा यकलक जर्द पड़ गया था। तो असलम साहब, क्यों ना आपको इस थाने का एसएचओ बना दिया जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बहरहाल इतनी बात तो समझ गया था कि इस छोटे से कस्बे के थाने के गेट पर उसकी नई मॉडल की और इंतहाई कीमती कार के आने की वजह से यहाँ भागदौड़ शुरू हुई है। और असलम ने जिस तरह कमीज पहनी हुई थी वह इसकी बौखलाहट के लिए काफी थी, क्योंकि कमीज उल्टी पहनी हुई थी और एक पाँव में जुराब थी जबकि दूसरे में न थी। जाहिर है कार रुकते देखकर उन्हें लगा कि दारुल हुकूमत से कोई बड़ा अफसर अचानक छापा मारने आया है, इसलिए सब अलर्ट हो रहे थे। जी मैं तो जनाब, एसएचओ साहब तो अंदर हैं जनाब, आइए जनाब, असलम ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा। और इमरान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा तो असलम उसे एक कमरे में ले आया जहाँ वाकई एक उद्धड़ उम्र और बड़ी बड़ी मूछों वाला एसएचओ कुर्सी पर बैठा हुआ इस तरह सामने रखी हुई फाइल पढ़ने में महू था जैसे वो इंतहाई मसरूफ हो। लेकिन इमरान उसके सर पर रखी हुई मखसूस कैप को देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि कैप जल्दी में उल्टी रखी गई थी। इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए खनकारा तो एसएचओ ने इस तरह सर उठाकर देखा जैसे वो इस मुदाखलत पर खासा बरम हुआ हो, लेकिन फिर वो इस तरह एक झटके से उठकर खड़ा हुआ जैसे कुर्सी की सीट में मौजूद ताकतवर स्प्रिंग अचानक खुल गया हो। जी मेरा नाम अब्दुल समद खान है और मैं यहाँ एसएचओ हूँ, एसएचओ ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। मेरा नाम अली इमरान एमएससी डीएससी ऑक्सन है और मैं दारुल हुकूमत से आया हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ जनाब, हुक्म फरमाइए जनाब, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। एसएचओ शायद डिग्रियां सुनकर मजीद मरूफ हो गया था। एक शख्स को यहाँ पत्थरों वाली गली में फायरिंग करके शदीद जख्मी किया गया है, उसकी रिपोर्ट आपके पास दर्ज कराई गई होगी। इस सिलसिले में आपने अब तक क्या किया है, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। रिपोर्ट दर्ज है जनाब और तफ्तीश जारी है, एसएचओ ने इस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा जैसे तफ्तीश जारी के अल्फाज कहकर उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो। किस जाविये पर तफ्तीश कर रहे हैं आप, इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। जनाब, ये देहाती इलाका है, यहाँ शहरों वाले अंदाज में तो तफ्तीश नहीं हो सकती। हमने नजदीकी गाँव से खोजी मंगवाए हैं, वो सुबह पहुँच जाएंगे और फिर मुलजिमों के कदमों के निशानात देखते हुए मुलजिमों तक पहुँच जाएंगे, एसएचओ ने कहा। तो फिर तफ्तीश तो सुबह ही होगी, अब कैसे जारी है, इमरान ने कहा। जनाब, सिपाही खोजी को बुलाने गया हुआ है, इसलिए तफ्तीश तो हो रही है जनाब, एसएचओ ने कहा। तो इमरान ने मुस्कुराते हुए इस्बात में सर हिला दिया। लेकिन आपको ये तो मालूम होगा कि इस छोटे से कस्बे में किसके पास इस कदर जदीद मशीन पिस्टल हो सकता है, इमरान ने कहा। तो एसएचओ चौंक पड़ा। जदीद मशीन पिस्टल, एसएचओ ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, उस आदमी को जिस अंदाज में गोलियां मारी गई हैं, उसके जख्मों से साफ अंदाजा हो जाता है कि ये काम जदीद मशीन पिस्टल से किया गया है, इमरान ने जवाब दिया। जनाब, ये बात तो शहर वाले ही मालूम कर सकते हैं,
हम यहाँ देहाती तर्ज के थानों में बैठकर इतनी ऊंची बात कैसे सोच सकते हैं? एसएचओ ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि पुलिस ने इस मामले में कुछ नहीं करना, इसलिए यहाँ उसका वक्त ही जाया हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई मजीद बात करता, अचानक उसे दूर से किसी के रोने और हिचकियां लेने और किसी के उसे डांटने की आवाजें सुनाई दी। ये कौन रो रहा है? इमरान ने चौंक कर पूछा। जनाब, होगा कोई, आप फरमाए, इस वक्त आपकी क्या खिदमत की जाए? वैसे यहाँ एक घर मेहमानों के लिए खुला रहता है जनाब। यहाँ के एक बड़े आदमी है जनाब, सलामत साहब, उनकी तरफ से ये मेहमान नवाजी होती है। अगर आप रात को आराम करना चाहे तो घर आपके लिए हाजिर है। एसएचओ ने मौजू तब्दील करते हुए कहा। सलामत साहब या सलामो बदमाश, इमरान ने होठ चबाते हुए कहा तो एसएचओ बेख्तियार उछल पड़ा। और नहीं जनाब, लोग तो खामखा दूसरों को बदनाम कर देते हैं। सलामत साहब तो बहुत शरीफ और मोअज़्ज़िज़ आदमी है। एसएचओ ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उसी लम्हे उसे दूर से एक बार फिर रोने और किसी के ज्यादा सख्ती से डांटने की आवाज सुनाई दी तो इमरान यकलख्त उठा और बिजली की सी तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में आगे बढ़ता चला गया। जनाब, जनाब आप, उसे अपने पीछे एसएचओ की बौखलाई हुई आवाज सुनाई दी। लेकिन इमरान सुनी अनसुनी करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। बरामदे के आखिरी कमरे के दरवाजे से रोशनी बाहर आ रही थी और इमरान को यकीन था कि रोने और डांटने की आवाजें उसने उसी कमरे से आती हुई सुनी थी। इमरान तेजी से मुड़कर कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेख्तियार ठिठक कर रुक गया। उसने एक उद्दड़ उम्र देहाती को दीवार के साथ लगे खड़ा देखा, जबकि एक सिपाही उसके सामने डंडा उठाए खड़ा था। ये क्या हो रहा है? इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मेरी बेटी जनाब अगवा हो गई है, लेकिन यहाँ कोई सुनता ही नहीं, बूढ़े ने यकलख्त ऊंची आवाज में रोते हुए कहा। और इमरान समझ गया कि जिस लड़की का जिक्र चौहान ने किया था वो इस बूढ़े की बेटी होगी। जनाब, जनाब, एसएचओ ने एक बार फिर मुदाखलत करने की कोशिश की। खामोश रहें आप, वरना आईजी और डीआईजी दोनों को यही कॉल कर लूंगा, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तो एसएचओ का न सिर्फ चेहरा जरद पड़ गया, बल्कि उसका पूरा जिस्म बेख्तियार इस तरह कांपने लग गया था जैसे उसे अचानक जाड़े का बुखार चढ़ गया हो। इमरान उस रोते हुए बूढ़े को लेकर एसएचओ के कमरे में आ गया। बैठो बाबा, इमरान ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं तो जनाब गरीब आदमी हूँ, मैं नीचे बैठ जाता हूँ जनाब, उस बूढ़े ने कहा। मैं कह रहा हूँ आप इस कुर्सी पर बैठे, इमरान ने कहा। तो बूढ़ा इस तरह सहमे और डरे अंदाज में बैठा जैसे वो किसी आम कुर्सी की बजाय मौत की सजा देने वाली कुर्सी पर बैठ गया हो। एसएचओ अब इमरान के पीछे मुजरिमों की तरह खड़ा था। आप भी बैठे एसएचओ साहब, और ये सुन ले कि जो आदमी जख्मी हुआ है उसका ताल्लुक हुकूमत की एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी से है, इसलिए अगर आपने किसी सलामत या सलामों वगैरह को बचाने की कोशिश की तो आप तो क्या, आपका पूरा खानदान भी जेल पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपने मुकम्मल ताउन किया तो फिर आपको डीएसपी भी बनाया जा सकता है, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। जनाब, जनाब, मैं आपका खादिम हूँ जनाब, एसएचओ ने कहा। और फिर वो भी इस तरह कुर्सी पर बैठ गया जैसे बूढ़ा बैठा था। हाँ बाबा, क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने पूछा। जी अल्लाह बख्श जनाब, बूढ़े ने जवाब दिया। तुम्हारी बेटी कब गायब हुई है और कैसे, पूरी तफसील बताओ, इमरान ने पूछा। तो बूढ़े ने तफसील बताना शुरू कर दी। अब्दुल समद खान साहब, अब आप सुन ले कि अगर आप अभी और इसी वक्त डीएसपी बनना चाहते हैं तो मुझे बताएं कि बूढ़े की बेटी कहाँ है और उस आदमी को गली में किसने जख्मी किया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको हर बात का इल्म है, इमरान ने कहा। जनाब, अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, सलामो यहाँ का बहुत बड़ा बदमाश है और उसके आला हुकाम से बहुत करीबी ताल्लुकात है, इसलिए मुझ जैसे छोटे अफसर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वरना न सिर्फ हमारी नौकरियां खत्म हो जाती हैं, बल्कि हमें और हमारे बच्चों को हलाक भी किया जा सकता है। बहरहाल मैं बता देता हूँ कि सलामों के आदमियों ने इस बूढ़े की बेटी अस्मा को अगवा किया और उसे यहाँ एक मकान में बंद कर दिया। फिर सलामों के मेहमान आए और वो उस लड़की को ले जाने लगे तो लड़की किसी तरह भागकर गली में पहुंच गई। वहाँ वो अजनबी मौजूद था। सलामों के मेहमान उस लड़की के पीछे गए तो उस अजनबी ने लड़की को बचाने की कोशिश की, जिस पर सलामों के मेहमानों ने उस पर फायर खोल दिया और लड़की को जबरदस्ती उठाकर वापस ले गए और फिर वो उसे कार में डालकर फौरी तौर पर दारुल हुकूमत चले गए हैं। सलामों ने मुझे बुलाकर कहा था कि इस सिलसिले में कोई कार्रवाई ना करूं, वरना वो मेरा हश्र कर देगा। अब्दुल समद खान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हैरत है, पुलिस ऑफिसर होकर मुजरिमों से डरते हो, कहाँ है वो सलामू? इमरान ने होठ चबाते हुए कहा। जनाब, वो इंतहाई खतरनाक बदमाश है, उसके डेरे पर 10-12 मुसल्ला आदमी हर वक्त मौजूद रहते हैं, जबकि मेरे पास तो एक हेड कांस्टेबल और 2 सिपाही हैं और इन लोगों के पास तो इंतहाई जदीद असला होता है, जबकि हमारे पास तो लकड़ी की बंदूकें हैं। अलबत्ता मेरे पास सरकारी रिवॉल्वर मौजूद है, लेकिन जनाब आज तक इसका मैगजीन ही हुकाम ने इशू नहीं किया। अब हम लकड़ी की बंदूकों और बगैर मैगजीन के रिवॉल्वर से उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं?
फिर आला हुक्काम ही जब उसके साथ हो जाए। अब्दुल समद ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान ने एक तवील सांस लिया। ठीक है, आप एक सिपाही मेरे साथ कर दे, वो मुझे सिर्फ उस सलामों का डेरा बता दे, फिर वापस आ जाए। और बाबा अल्लाह बख्श, तुमने अभी यहीं रहना है, मैं सलामों से बात करके वापस आता हूँ। फिर हो सकता है कि मैं तुम्हें अपने साथ दारुल हुकूमत ले जाऊं ताकि वहाँ से तुम्हारी बेटी को बरामद किया जा सके। इमरान ने कहा तो बाबा अल्लाह बख्श ने इस बात में सर हिला दिया। जनाब, मैं आपके साथ चलता हूँ। अब्दुल समद ने उठते हुए कहा नहीं, आप यहीं रहे, वरना आपका सिपाही हमसे पहले सलामों के डेरे तक पहुंच जाएगा और वो गायब हो जाएगा। आपने इसका भी ख्याल रखना है। इमरान ने कहा तो ऐसे चोर ने इस बात में सर हिलाया और फिर उसी सिपाही असलम को बुलाकर उसने कुछ समझाया और फिर उसे इमरान के साथ भेज दिया। उसको कार में बिठाकर इमरान ने कार आगे बढ़ा दी और फिर थोड़ी देर बाद उस कस्बे के एक अलहदा हिस्से में बने हुए देहाती अंदाज के डेरे पर वो दोनों पहुंच गए। ये डेरा है जनाब, असलम सिपाही ने कहा तो इमरान ने कार रोक दी। ठीक है, तुम जा सकते हो, इमरान ने कहा तो असलम ने दरवाजा खोला और खामोशी से उतरकर वापस चला गया। तो इमरान ने कार आगे बढ़ा दी। डेरे का लकड़ी का फाटक खुला हुआ था। इमरान कार अंदर ले गया तो वहाँ वीरानी सी छाई हुई थी। अलबत्ता एक तरफ बरामदे के पीछे एक कमरे में रोशनी हो रही थी। इमरान ने कार बरामदे के सामने रोकी तो कमरे में से एक मजबूत जिस्म का देहाती सा आदमी बाहर आ गया। कौन हो तुम? उसने हैरत भरे लहजे में कहा। सलामत कहाँ है? इमरान ने कार से नीचे उतरकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। कौन है हशमू? उसी लम्बे कमरे के अंदर से एक सख्त और चीखती हुई आवाज सुनाई दी। जनाब, कार पर कोई साहब आए हैं, उस देहाती ने कहा। यही सलामत साहब हैं, इमरान ने कहा तो देहाती ने इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक बैसे के जिस्म वाला आदमी पहलवानों के से अंदाज में चलता हुआ बाहर आ गया। उसने पतलून और कमीज पहनी हुई थी, लेकिन चेहरे मोहरे और अंदाज से ही साफ नजर आ रहा था कि ये लिबास उसने जबरदस्ती अपने ऊपर चढ़ा रखा है। उसकी सिया रंग की बड़ी बड़ी मूछें अकड़ी हुई थी, उसकी आंखों में तेज सुर्खी थी, एक कान में बाली भी नजर आ रही थी। वो अपने चेहरे मोहरे और अंदाज से ही एक छटा हुआ बदमाश दिखाई दे रहा था। कौन है आप? सलामों ने आगे बढ़ते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। अली इमरान, और मेरा ताल्लुक स्पेशल पुलिस से है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओ फिर तो आप अपने ही आदमी हुए, आइए आगे तशरीफ लाइए। हशमू भाग कर जा और स्पेशल बोतल उठा कर ला।